इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन के बेसिक्स। यहाँ पे हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इस वाले पोर्शन में से आता है, तो इसको आपने एक बार अच्छे से सुनना है और इसको रीड करना है जो भी कंटेंट यहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो देखो यहाँ पे वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रोग्राम की डेफिनेशन से। तो प्रोग्राम हम किसे बोलते हैं? तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अपना एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को या वर्क को परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम बोलते हैं। अब प्रोग्राम जो है वो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखेंगे और वो जो लैंग्वेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। और जो कोड हमने वहां पे लिखा है या जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको क्या बोलेंगे, हम सोर्स कोड बोलेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। अब क्या होगा, इस जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा कंप्यूटर को समझाने के लिए, ताकि कंप्यूटर उस कोड को अंडरस्टैंड कर सके, उसको प्रोसेस कर सके और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे सके। और कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ आता है, 0 और 1। तो हम क्या करेंगे, उस अपने सोर्स कोड को 0 1 की फॉर्म में चेंज करेंगे और इस वाले कोड को हम क्या बोलते हैं, मशीन कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोड जो कंप्यूटर को समझ आता है दैट इज कॉल्ड मशीन कोड। अब इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जो हमारे लिए काम करेगा। और पाइथन में जो हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। तो जो हमारा इंटरप्रेटर होगा वो, उसका काम क्या होगा, वो हाई लेवल लैंग्वेज को यानी कि जो हमारा सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और जो मशीन लैंग्वेज होती है इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए जो ट्रांसलेटर है पाइथन का उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं। अब ये जो कन्वर्जन करता है हमारी हाई लेवल टू लो लेवल, ये कैसे करता है, लाइन बाय लाइन करता है। अब एक हमारे पास ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करेगा, वो भी सेम काम करेगा, हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करेगा। पर जैसे ही वो कन्वर्ट करेगा, अगर हमारे पास प्रोग्राम लिखते हुए हमारे पास किसी भी तरह का कोई सिंटेक्स एरर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद हमें क्या देगा, एरर देगा कि इस लाइन में ये एरर मिली है। पर इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। अगर मेरा 3 लाइन का प्रोग्राम है या 4 लाइन का प्रोग्राम है, तो अगर पहली लाइन में ही एरर आ गया तो वो वहीं पे रुका रहेगा, तब तक रुका रहेगा जब तक हम पहली लाइन की एरर को ठीक नहीं कर लेते। जैसे ही पहली लाइन का एरर करेक्ट हो जाएगा देन वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो इंटरप्रेटर जो कन्वर्जन है वो कैसे करता है, लाइन बाय लाइन करता है। नेक्स्ट है फिर पाइथन जो है वो क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको डेवलप किया था गाइडो वेन रोसम ने, और कब किया था, 1991 में। ठीक है, अब इसमें जो हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली वो दो तरह की होती है, एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब पाइथन में हम दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड भी अप्रोच फॉलो हो सकती है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी फॉलो की जा सकती है। अब कुछ फीचर्स हैं, पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, इजी टू लर्न, इसके जो सिंटेक्स हैं वो अदर लैंग्वेज से क्या है, बहुत छोटे हैं, छोटी लाइन लिख के ही मुझे क्या मिल जाता है, अपना एक अच्छा प्रोग्राम बन जाता है जिससे मैं वो सारे टास्क कर सकता हूँ जो एक बहुत बड़े प्रोग्राम से होते थे। तो यानी कि दूसरी लैंग्वेज जैसे C++ है, जावा है, सी है, उसमें वो कोड बहुत लंबा हो जाता है एज कम्पेयर टू पाइथन। पाइथन में वो हमारे कोड जो है बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट, इसका मोड कैसा होता है, इंटरेक्टिव होता है। तो दो मोड में हम पाइथन में काम कर सकते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड होता है और एक हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें इंटरेक्टिव मोड नहीं होता, उन सब में क्या है, हमारे पास स्क्रिप्ट मोड ही होता है। पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी मतलब इजीली हम एक प्लेटफॉर्म से यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस एंड स्केलेबल, और इसके साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी हम इजीली कर सकते हैं और इसको आगे और स्केल कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे पाइथन के। अब जो पाइथन के की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, क्वेश्चन इनमें से बन जाता है। पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें हम किसका यूज करते हैं, प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए अपने इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है या जो प्लेटफॉर्म है, जो इंटरप्रेटर है, उसको हम इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री अवेलेबल है, उसमें हमें उसके लिए कोई पैसा या किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और इसमें जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, हमारे इंटरप्रेटर की हेल्प से होगा। और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जो चीज जिस केस में लिखी जाएगी, अगर वो अपर केस में लिखी है कोई चीज तो वो आपने अपर केस में लिखना है, अगर कोई चीज लोअर केस में लिखनी है तो वो लोअर केस में लिखनी है। आप केसेस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज प्रिंट की स्टेटमेंट है, तो प्रिंट में जो मैं सारे अपने लेटर्स यूज करूंगा वो स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें कोई कैपिटल लेटर यूज करोगे तो आपको सिंटेक्स एरर मिलेगी। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो सिंटेक्स है वो जैसे है आपने वैसा ही लिखना है, तो ऐसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई, ठीक है। तो जब पाइथन को हम अपना इंस्टॉल करते हैं तो जब आप उसको देखोगे तो वहाँ पे आईडीएलई आता है लिखा हुआ। तो उस आईडीएलई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसकी हेल्प से हम अपना पूरा जो प्रोसेस है प्रोग्राम बनाने का उसको इजीली हम वहाँ पे कर सकते हैं। वो इन्वायरमेंट वैसा वहाँ पे डेवलप करके हमें देगा। अब कौन कौन से आइडियली हम यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है, पाईचार्म है, स्पाइडर है, थोनी है, एक्लिप्स है। पर जो हम यूज़ करते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है वो क्या होता है, पाइथन आइडियली होता है। फिर जो प्रोग्राम को आप सेव करोगे तो उसके लिए जो एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे वो क्या होता है, .py होता है। मैक्सिमम में ये यूज़ करते हैं। पर जैसे जुपिटर हमारा नोटबुक फाइल है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, IPYNB यूज़ करते हैं। कंपाइल्ड स्क्रिप्ट जो बाइट कोड की फॉर्म में होता है उसमें .pyc यूज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज्ड बाइट कोड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, .pyo। बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हम यूज़ करते हैं .py यूज़ करते हैं। तो दीज आर द एक्सटेंशन फॉर द पाइथन प्रोग्राम। अब पाइथन में जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा, दो तरह के मोड आएंगे हमारे पास। एक होगा इंटरेक्टिव मोड और एक होगा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड कौन सा होगा, जिसमें हम एक सिंगल स्टेटमेंट को भी अगर लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम वहां पे चल जाएगा। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसके शेल पे हमें कुछ ऐसे 3 साइंस दिखाई देते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो शेल है वो इनपुट लेने के लिए रेडी है, यानी कि कमांड लेने के लिए रेडी है। तो इंटरेक्टिव मोड में हमारी इंडिविजुअल एक सिंगल स्टेटमेंट भी काम करती है। पर स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, मुझे एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, फिर मुझे प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है और उसके बाद प्रोग्राम को हम अपना एग्जीक्यूट करते हैं। पर इंटरेक्टिव मोड में मुझे ये कुछ भी नहीं करना पड़ता, प्रोग्राम को सेव करना कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो सीधा इंस्ट्रक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं अपना तो उस सोर्स कोड में हमें कुछ रिमार्क्स देने पड़ते हैं ताकि हम जो कोडिंग का पार्ट है वो इजी हो जाए, ठीक है, रीडेबल बन जाए। हमें ये पता लगे कि ये प्रोग्राम में ये वाली लाइन हमने क्यों यूज की है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, कमेंट्स को लिखते हैं। और कमेंट्स जो है वो प्रोग्राम का पार्ट तो होता है पर उसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, उसको इग्नोर करेगा कमेंट को। तो कई बार ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इंटरप्रेटर जो है हमारा वो हमारे कमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, तो आंसर होगा फॉल्स, वो उसको इग्नोर करता है। और जो भी पाइथन में हम कमेंट बनाते हैं उससे पहले हम क्या लगाते हैं, हैश का साइन लगाते हैं। तो हैश लगाने से जो भी लाइन उसके बाद आप लिखोगे वो क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हेलो वर्ल्ड और मैंने इसके बाद हैश लगा के कमेंट दे दिया कि दिस स्टेटमेंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये वाला पार्ट जो है ये इससे मेरी डिटेलिंग तो ऐड हो गई, मुझे पता लग गया कि ये वाला जो लाइन है वो क्या काम कर रहा है प्रोग्राम के अंदर। पर ये जो लाइन है ये मेरा इंटरप्रेटर इसको ट्रांसलेट या एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। और कमेंट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ हैश इन पाइथन, और हर लैंग्वेज में अलग अलग सिंबल्स होते हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रोग्राम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। तो यानी कि प्रोग्राम का जो भी पार्ट होगा, छोटे से छोटा पार्ट, दैट इज कॉल्ड टोकन। और टोकन में जो पहला पार्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, कीवर्ड आता है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब उसके इंटरप्रेटर को पहले से ही पता होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथन में भी क्या है, कुछ प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होगा। और जो कीवर्ड्स हैं दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटेक्स ऑफ कोडिंग,
इसी से क्या पता लगता है, हमें सिंटेक्स पता लगता है कि हमारे प्रोग्राम का जो हमारे सिंटेक्स होंगे वो किस तरह के होंगे। कीवर्ड्स को हम प्रोग्राम में किसी भी आइडेंटिफायर की तरह, या तो वो वेरिएबल का नेम हो सकता है या फंक्शन का नेम हो सकता है, उसके लिए हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे किस में हैं, लोअर केस में होते हैं, एक्सेप्ट 3, इन 3 को छोड़ के, ट्रू, फॉल्स और नन। इसमें पहला लेटर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी बाकी लेटर्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। और पाइथन में हमारे पास टोटल 35 रिजर्व वर्ड्स हैं, यानी कि 35 की वर्ड्स हमारे पास पाइथन में हैं। अब ये मैंने यहाँ पे एक टेबल में शो किया हुआ है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे पास हैं। इनको आपने एक बार पढ़ लेना है कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जैसे आप नाम से ही पता लग रहा है कि आइडेंटिफायर क्या होगा। तो किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी क्लास को, किसी भी मॉड्यूल को एक नेम हम देंगे, जिस नेम से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये एक एंटिटी होती है, किसी की पहचान जो होगी वो क्या होगा, हमारे पास आइडेंटिफायर होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होंगे। तो जो आइडेंटिफायर होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस, अपर केस और डिजिट्स और अंडरस्कोर। तो यानी कि आप जब आइडेंटिफायर बनाओगे उसमें आप लोअर केस ए से जेड तक कुछ भी यूज कर सकते हो, अपर केस भी यूज कर सकते हो, डिजिट्स भी यूज कर सकते हो, पर जो स्पेशल सिंबल है वो सिर्फ एक ही अलाउड है और वो क्या है, हमारे पास अंडरस्कोर। दूसरा रूल है, कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि मैं जैसे 2 से, 0 से या किसी भी नंबर से आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकता। अगला रूल है, जो कीवर्ड्स थे हमारे पास 35, उनको भी हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, राइट। अगला है, वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेटरी साइन या आपके पास @ हैश, $साइन। मैं किसी को भी अपना आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकता, किसी भी पोजीशन पे, ना स्टार्टिंग में, ना बीच में, ना लास्ट में, कहीं पे यूज नहीं होंगे। आइडेंटिफायर के लिए कोई भी लेंथ आपका प्रिस्क्राइब नहीं है कि इतनी लेंथ का आपका आइडेंटिफायर होगा, पर हम सजेस्ट ये करते हैं या एडवाइज ये किया जाता है कि जितना मिनिमम और शॉर्ट फॉर्म में आप अपना आइडेंटिफायर लोगे दैट इज गुड आइडेंटिफायर। दूसरा, कोई भी वाइट स्पेस अलाउड नहीं होगा। जैसे अगर मुझे ए बी नाम से कोई आइडेंटिफायर बनाना है तो मैं इन दोनों को इकट्ठा लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता ए स्पेस बी, दिस इज नॉट अलाउड। तो बीच में कोई भी स्पेस अलाउड नहीं है, राइट। किसी भी डिजिट से मेरा जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, कोई भी रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं होगा और बीच में वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। तो दीज आर द रूल्स टू मेक एनी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल को जब हम कोई एक नेम देंगे तो उसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ये सबके लिए है, वेरिएबल के लिए भी है, फंक्शन के लिए भी है, क्लास के लिए भी है और मॉड्यूल के लिए भी, राइट। नेक्स्ट है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो उसको मेमोरी में आइडेंटिफायर करने के लिए मुझे उसकी क्या चाहिए होती है, लोकेशन चाहिए होती है। तो वो जो लोकेशन हम देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। सपोज मैंने लिखा a = 30, तो मेरे पास जो 30 वैल्यू है वो तो जाएगी मेमोरी के अंदर, जैसे ये 30 आ गया यहाँ पे, और इस 30 को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो a जो है वो इसका आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, जिससे मैं किसी भी वैल्यू को मेमोरी के अंदर से क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। तो हम कहेंगे वेरिएबल क्या, एक नेम या लोकेशन है यूज टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी, राइट। उस लोकेशन का नेम जहां पे हमारा डेटा जाके मेमोरी में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और जो वैल्यू हमने उसको दी है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट क्या होंगे, जैसे आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है, जो आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या होता है, सेम होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। फिर आती है बस लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, हम जो भी अपनी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड लिटरल। जैसे मैंने लिखा है a = 7, तो a क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और 7 क्या उसका लिटरल है।
और जो हमारे पास लिटरल्स होते हैं उसकी हमारे पास टाइप्स हैं, न्यूमेरिक हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है या बुलियन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात न्यूमेरिक लिटरल्स की, जिसमें हमारे पास क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। स्पेशल लिटरल्स जैसे नन है हमारे पास, ये स्पेशल लिटरल में आएगा। स्ट्रिंग एनीथिंग विच इज इनक्लोज्ड इन अ कोट्स दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और बुलियन क्या होंगे, जो ट्रू या फॉल्स होंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बुलियन लिटरल्स। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल लिटरल्स, न्यूमेरिकल लिटरल्स जो न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेंगे, और हमारे पास तीन तरह के न्यूमेरिकल लिटरल्स पाइथन के अंदर होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। और जो न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं ये इम्यूटेबल होते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। और इंटीजर के लिए हम अपना जो इंटीजर है वो कैसी वैल्यू को स्टोर करेगा, जिसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होगा। फ्लोट जो है वो हमारी ऐसी वैल्यूज को होल्ड करेगा जिसमें क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारी रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है फिर हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल क्या होगा, जहां पे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होगा, और उस करेक्ट जो सीक्वेंस है उसको हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी, या ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। दैट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। बुलियन लिटरल्स क्या है हमारे पास, जिसमें दो ही वैल्यू होंगी, बुलियन मतलब ट्रू, एक वैल्यू ट्रू और दूसरा वैल्यू फॉल्स। स्पेशल लिटरल्स हमारे पाइथन के अंदर कौन सा है, जैसे नन है। ठीक है, ये हमारे किस में आएगा, स्पेशल लिटरल्स में आएगा। अब नेक्स्ट है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होंगे, हमारा जो डेटा है उसको हम क्लासिफाइज करेंगे या कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यू हम उसमें होल्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो हमारे डेटा टाइप हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होंगे, न्यूमेरिक, बुलियन और सीक्वेंस टाइप। न्यूमेरिक अभी मैंने आपको बताया, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा और हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, बुलियन जिनकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यूज के अंदर आएंगी। और सीक्वेंस टाइप जिसमें हम सीक्वेंस में डेटा स्टोर करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तीन है हमारे पास सिलेबस में, स्ट्रिंग है, लिस्ट है और टपल है। ठीक है, ये तीन क्या हमारे पास सीक्वेंस टाइप है। डिक्शनरी सीक्वेंस नहीं है, वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, उसमें की और वैल्यू के हिसाब से डेटा स्टोर होता है। सीक्वेंस टाइप में हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यू स्टोर कराते हैं उन सब का क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। ठीक है, उसी इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू स्टोर होती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस टाइप बोलते हैं। डिक्शनरी में कोई इंडेक्स नहीं होता, वहां पे क्या होती है, की और वैल्यू होती है। तो वो क्या आएगा हमारा, ऑर्डर में आएगा, या मैप्ड भी बोल सकते हैं उसको। न्यूमेरिक डेटा टाइप जिसमें हमारी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलेंगे। इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, दीज आर द न्यूमेरिक डेटा टाइप। इंटीजर विदाउट डेसिमल पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट विद डेसिमल पॉइंट्स, और कॉम्प्लेक्स रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब इंटीजर जो है उसकी जो क्लास होती है वो क्या होती है, इंट क्लास होती है। इसमें वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पर नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे, मींस विदाउट एनी फ्रैक्शन और डेसिमल, राइट। अगला हमारे पास फ्लोट। फ्लोट की जो क्लास होगी वो फ्लोट होगी, उसमें हमारे पास क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर्स की वो कैसे आएगी, फ्लोटिंग पॉइंट में, या रियल नंबर्स हम उसमें स्टोर कराएंगे। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कब हमारा एक्यूरेट कहाँ तक हो सकता है, 15 डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे मैं लिखता हूँ 5.15 डेसिमल तक वो करेक्ट एक्यूरेट जाएगा। फिर बुलियन, ट्रू फॉल्स, राइट। और ट्रू फॉल्स में जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, दोनों का कैपिटल होगा। अगर हम कैपिटल नहीं लिखेंगे तो फिर एरर आएगी हमारे पास। सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है और टपल है, राइट। स्ट्रिंग a sequence of character which is enclosed in quotes, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। लिस्ट में क्या होगा हमारे पास, ये भी सीक्वेंस को ही स्टोर कराएगा, पर ये नेचर में कैसा होता है, म्यूटेबल होता है। इसमें हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे उसको हम बाद में अपनी लिस्ट के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, उसमें से वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, उसमें नई वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं, और किसी इंडेक्स की वैल्यू को दूसरे वैल्यू से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम वैल्यू का इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं। टपल जो है ये भी हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन है, किसका, वैल्यूज का, और ये नेचर में क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। और स्ट्रिंग भी हमारा इम्यूटेबल होता है, उसमें हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। लिस्ट जो है वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगी, और टप्पल किस में आएंगे, हमारे राउंड ब्रैकेट्स में हम लगाते हैं।
और अगर टपल में एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट, उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, तभी वो एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा। अदरवाइज वो उसको कैसे ट्रीट करेगा, एक इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा। फिर आते हैं हमारे पास म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो ऐसे डेटा टाइप जिनकी हम वैल्यूज को आफ्टर क्रिएशन, जब हमने कोई एक सीक्वेंस बनाई या डेटा टाइप बनाया, उसके बाद अगर उनको चेंज किया जा सकता है तो वो क्या है, म्यूटेबल। अगर चेंज नहीं किया जा सकता वो क्या है हमारे पास, इम्यूटेबल। राइट। अब यहाँ पे देखो मैंने एक लिस्ट बनाई है कि म्यूटेबल कौन से हैं और इम्यूटेबल कौन से हैं। तो म्यूटेबल हमारे पास ऑलमोस्ट सारे जितने भी हमारे पास हैं, चाहे इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, नंबर है, स्ट्रिंग है, टपल है, सेट है, ये सारे क्या हमारे पास म्यूटेबल है। तो इजी याद रखना है, इम्यूटेबल याद रख लो, उसको छोड़ के बाकी जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, म्यूटेबल हो जाएंगे। तो इम्यूटेबल हमारे पास दो हैं, लिस्ट एंड डिक्शनरी। ये इम्यूटेबल है, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या है, म्यूटेबल हैं। और डिक्शनरी में भी जो हमारा वैल्यू वाला पार्ट होता है वो ही हमारा म्यूटेबल होता है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, दीज आर इम्यूटेबल। जो ऊपर वाला है वो इम्यूटेबल है और दिस इज म्यूटेबल। सॉरी, दिस इज बाय मिस्टेक आई रिटन हियर, दिस इज म्यूटेबल। राइट। और डिक्शनरी में भी जो वैल्यू वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है, और की जो होती है वो हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग, और जिसको हम क्या बोलते हैं अपना इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी बोलेंगे इसको। तो टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, जो टाइप कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और जो टाइप कास्टिंग है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका हर बार एग्जाम में दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को एक्सप्लेन करो, या टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में डिफरेंस बताओ। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डेटा की टाइप है हम उसको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन। राइट। तो नाम से ही पता लग रहा है टाइप कन्वर्जन। अगर मेरे पास वैल्यू तो इंटीजर टाइप की है, पर मैं इनपुट मैंने इंटीजर में दिया पर आउटपुट मैं किस में ले रहा हूँ, फ्लोट में ले रहा हूँ, तो ये मैंने कन्वर्जन कर दिया। ठीक है। तो इसी कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो ये दो तरह का होता है हमारे पास, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होगा, ऐसा कन्वर्जन जिसको पाइथन ऑटोमेटिकली अपने आप कन्वर्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। अगर आपसे वो एग्जांपल देने को कहे, तो अगर मैं, मेरे पास 4/2 अगर मैं करता हूँ, तो मेरे पास 4 भी इंटीजर है और 2 भी क्या है, इंटीजर है, और डिवाइड के बाद रिजल्ट जो है वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 2.0 मिलेगा। तो इनपुट तो मैंने क्या दिया था, इंटीजर, आउटपुट किस में मिल रहा है मुझे, फ्लोट में मिल रहा है। तो ये कन्वर्जन हुआ, पर इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली पाइथन ने कन्वर्ट किया। ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलेंगे। और ये कब किया जाता है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन और रन टाइम। ये रन टाइम पे भी हो सकता है और कंपाइलेशन टाइम पे भी हो सकता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होगा, ऐसा कन्वर्जन जो हम यूजर से करवाते हैं, यानी कि जो प्रोग्रामर है जब वो उसको खुद करता है कन्वर्जन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, या उसको क्या बोलेंगे हम, टाइप कास्टिंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ 5.3 प्लस 2.0, तो मैंने वैल्यू कैसी दी यहाँ पे, फ्लोट वैल्यू दी है, तो आंसर भी मुझे फ्लोट में मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा मुझे, 7.3, ये आंसर आएगा। पर अगर इससे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर फंक्शन लगा दूं, INT लिख दूं यहाँ पे, तो अब आंसर क्या आएगा, 7.3 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, 7, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग इंटीजर फंक्शन की, मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो आंसर 7.3 ना आके आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये मैंने अपने आप, यानी कि प्रोग्रामर ने या यूजर ने इसको खुद कन्वर्ट किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, टाइप कास्टिंग होता है। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, पाइथन अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगर हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर रही है पाइथन, तो वो क्या होगा हमारे पास, उसमें डेटा का लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। पर टाइप कास्टिंग जो है उसमें मे और मे नॉट,
डेटा लॉसेस कैन बी अकर, वहां पे डेटा लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ पाइथन। अब इसी के बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम अगले जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।